आज हम सब रहबार के 5वें आंकलन में सम्मिलित हुए हैं और मंजीत जी ने इस रहबार का जो थीम दिया है, दैट इज रिविजिटिंग आवर रूट्स द डिकेड ऑफ उत्तराखंड, जिसका के जिक्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया था। मैं उतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैंने जन भट्ट के जैसे पांचों के पांचों रहबार में शामिल हुआ हूँ। ये मेरा दूसरा आंकलन है, पिछली बार और इस बार। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर एक बार इसके आयोजन में, इसके स्वरूप में जिन विषयों और मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है उसमें एक नवीनीकरण है, नयापन है, और आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इस चीज़ के लिए मैं जो मुख्य आयोजक हैं चेतना नेगी जी को और मंजीत नेगी को उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बार भी जो है बड़े अच्छे तरीके से रहबार 5 का जो है ऑर्गेनाइज किया। उनको मैं साथ ही साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और ये मौका दिया कि मैं भी जो है अपने विचार आप सबके सामने प्रकट कर सकूँ। मैं भारतीय सेना का एक सिपाही हूँ और एक सिपाही की तरह अपना वक्तव्य क्लियर, जिसे साफ और शॉर्ट, संक्षेप में रखूँगा। हमारी स्टेट जो है देवभूमि के नाम से जानी जाती है। अगर इसका रूप देखें तो इसे आप सैन्य भूमि भी कह सकते हैं। हमारे स्टेट के अंदर के हर एक परिवार में कोई ना कोई जो है सेना के साथ में जो है मिला जुला हुआ है, उसके साथ काम करता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में जो है हमारी स्टेट का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके कारण जो है हमने एक सैन्य धाम का जो है अनावरण किया है, एक प्रोग्राम बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक जो है सैनिकों के नाम के मेमोरियल बना करते थे, स्मारक बना करते थे, कहीं पे उसको धाम का दर्जा नहीं दिया गया है। धाम एक पवित्र स्थान होता है। उत्तराखंड ये स्टेट है जहाँ पे उन्होंने जो है सैन्य धाम बनाया है। बाकी जगहों पे जो है सिर्फ सैन्य के मेमोरियल स्मारक होते हैं। हम सबको जो है मिलकर राष्ट्र हित के लिए काम करने की जरूरत है और इसमें मेरा विश्वास है या मेरा मानना है कि भारतीय सेना या आर्म फोर्सेस, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सामान्य जनता है हमारी स्टेट की, इन सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। मैं आपके समक्ष कुछ एक इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूंगा जो कि आर्म फोर्सेस ले रही हैं, जिससे कि हमारी स्टेट को फ़ायदा होगा या बॉर्डर स्टेट्स को फ़ायदा होगा। सबसे पहले है ऑपरेशन सद्भावना। यह भारतीय सेना का एक सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो कि भारतीय सेना सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी इलाकों में चलाया करती थी टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। पिछले साल से ये सद्भावना का जो दायरा है हमने नदर्न बॉर्डर्स में शामिल कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड स्टेट शामिल है। इसके कारण जो है जो हमारे सैनिक हैं और उनके साथ में जो सामान्य जनता है, जो नागरिक हैं स्टेट के, स्पेशली दूर दराज के इलाकों के, उसके बीच में जो है समन्वय बढ़ेगा। उनकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको जो है आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इस मुहिम की, ऑपरेशन सद्भावना की, पिछले साल से शुरुआत है। इसके लिए अलग बजट दिया जाएगा और इसके जो परिणाम जब आएंगे कुछ समय लगेगा, लेकिन यकीनन सामने आएंगे। और एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया है, इस चीज़ को ये सप्लीमेंट करेगा और सेना जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी अपने स्टेट के अंदर। दूसरा चीज़ जो मैं आपके सामने समक्ष पेश करना चाहता हूँ वो स्थानीय कोऑपरेटिव्स के बारे में है। हमने देखा था कि भारतीय सेना जो है लोकल कोऑपरेटिव्स के साथ में सिक्किम की स्टेट में, अरुणाचल की स्टेट में और लद्दाख में अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें लेती है, जैसे कि दूध हुआ, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हुए।
सिर्फ हमारी स्टेट जो है और हिमाचल स्टेट जो है ये चीज़ नहीं ले पा रहे थे। ये लोकल प्रोड्यूस है जो कि सेना, और काफ़ी मात्रा में हमारी सेना जो है उत्तराखंड में बॉर्डर्स के पास में डिप्लॉयड है। तो ये प्रोविज़न जो है हमने उत्तराखंड स्टेट के लिए और हिमाचल स्टेट के लिए भी एक्सटेंड किया है। तो इससे जो है हमारी लोकल कोऑपरेटिव्स हैं जो कि लोकल प्रोड्यूस पैदा करती हैं वहाँ पे, वो चीज़ जो है हम फौज जो है वहाँ से प्रोक्योर करेगी। इससे स्थानीय लोगों को जो है फ़ायदा होगा। एयरफील्ड्स और लैंडिंग ग्राउंड उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़, धरासू और गौचर लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जो सामरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हवाई सेवा को जो है नॉर्मल स्थानीय लोगों को के पास ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों चीज़ों के लिए ये जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर ये बने हुए लैंडिंग स्ट्रिप्स जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि ये आर्म फोर्सेस टेक ओवर करें और ये चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली है और इंडियन एयरफोर्स इस प्रोसेस में है कि इन तीनों लैंडिंग ग्राउंड्स को टेक ओवर करेगी। इनको हम चाहते हैं कि ये थोड़ा एक्सपैंड हो, ये हमें जो स्ट्रैटेजिक इसकी ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि हमारी ही नहीं बल्कि ग्लोबल नागरिकों की और भी इसमें जो है ज़रूरत पूरी होगी। इसके अलावा जो है मेरे ख्याल से ये जो है टूरिज़्म के ऊपर भी फ़र्क डालेगी। नेक्स्ट चीज़ है जो मैं बात करना चाहता हूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक छोटा सा पहलू है जिसके बारे में ऑलरेडी धामी साहब ने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आपको बताया। उन्होंने रेलवे के बारे में बताया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। तो 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भारतमाला एक है, दूसरा चारधाम है और इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स हैं। इसके तहत जो है उत्तरा स्टेट के अंदर भी जो है रोड नेटवर्क्स का एक जाल बनाया जा रहा है, वो जो कि बॉर्डर एरियाज तक के लिए कनेक्ट करता है। तो शॉर्टली जो है, जैसे अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है आदि कैलाश गए थे, तो अभी गुंजी तक सड़क बन चुकी है और जॉलीटॉप तक आप जा सकते हैं इसी सड़क पर। इसीलिए मलारी, मुंशियारी, नीति, काफ़ी जगहों पे जो है सड़कें जो है बन चुकी हैं। ये जो है मेरे हिसाब से टूरिज़्म को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर जो है हमारे लोगों को प्रदान करेगा। इस रोड नेटवर्क के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसके बारे में हमें सोच विचार करना है। यह रोड नेटवर्क जो है हम चाहेंगे कि रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट करें या एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करें या बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करें। तीनों अलग अलग तरह के टूरिज़्म हैं। ये सोच विचार स्टेट को अभी करना है और इसमें जो है जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अगर लोकल्स को जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको अगर प्राथमिकता देंगे तो जो है स्टेट को फ़ायदा होगा। हम जो है स्टेट्स के अंदर पलायन की बात करते हैं कि लोग जो है स्टेट छोड़ के आ रहे हैं। अभी बलूनी जी के साथ बैठे हुए थे, वो इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि हम सब लोग जो है स्टेट छोड़ करके बाहर की तरफ काम करते हैं। बट मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दिलो दिमाग से एक्चुअली वी आर बैक देयर, वी आर कनेक्टेड टू अ स्टेट। इनफैक्ट मैंने थोड़ा हिस्ट्री में रुचि रखता हूँ और मैंने जब पढ़ा था कि हरसिल के पास में 2 गांव हैं, नीलांग और जडांग, जो कि हमने रिलोकेट किए थे बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक रीजंस 72 की लड़ाई के बाद में। तो मैंने जो है खुद एक इनिशिएटिव लिया था कि इन दोनों गाँव को जो है वापस रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि ये लोग आगे जा सके। आजकल वो हरसिल में है। इसी तरह जो है हमें छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। जो भी मैंने आपको अभी इनिशिएटिव बताए फौज के, चाहे वो सद्भावना हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लैंडिंग स्ट्रिप्स हो, ये सारी चीज़ कंट्रीब्यूट करेंगी कि लोग जो हैं वहीं पे रहें सारे के सारे। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा शायद और भी मतलब चाहूँगा कि जो मोबाइल नेटवर्क है, जो 5G नेटवर्क है, जो आर्म फोर्सेस के लिए वही चीज़ सिविलियंस के भी रहेगा वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आप लोग के मतलब वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा। एक चीज़ मैं और जिक्र करना चाहता हूँ जो कि आर्म फोर्सेस के साथ में रिलेटेड नहीं है बट सिक्योरिटी फोर्स के साथ में है, जिसका मिस्टर राजेंद्र ने उल्लेख किया था।
मेरा मानना है कि क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदा में बहुत बड़ा आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में दिखाना है। ये दोनों के बीच में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कनेक्ट है। आप सबको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण और इकोलॉजी दोनों में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। उत्तराखंड की जो स्टेट है ये एक पर्वतीय इलाके में है और ये हम जो हैं सेस्मिक जोन 5 और 4 में हिस्सा लेते हैं। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा जो है आने वाले समय में सिर्फ बढ़ेगी। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, एवलांचेस और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, बट जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, जैसे कि अभी आपने सिल्क या टनल के बारे में देखा, जिसके कारण जो है आज हमारे मुख्यमंत्री हमारे समक्ष बीच में नहीं है। इस चीज़ के बारे में हमारी स्टेट को अलग से प्रिपेयरनेस करने की जरूरत पड़ेगी आगे। तो इस पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके बारे में राजू सिंह साहब ने बताया, और दूसरा जो है अवेयरनेस के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारी स्टेट का एक और अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि काफ़ी वर्ष पहले हम लोग को स्टेट को मनी ऑर्डर इकॉनमी कहा जाता था। सारी की सारी व्यवस्था जो थी उन लोगों के द्वारा चली जाती थी जो बाहर में स्टेट में काम करते थे, और स्पेशली आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज के अंदर, और वो जो मनी ऑर्डर भेजते थे उसी से वो जो व्यवस्था चला करते थे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सर्विस या आर्म फोर्सेज की जो सर्विस है जो पॉपुलर रही है स्टेट में, लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें दूसरे मॉडल ढूंढने पड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, अपने यूथ के लिए। और अगर आर्म फोर्सेस के अंदर भी रिक्रूटमेंट ढूंढेंगे तो हमें जो है अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस themselves जो है, जैसा नैथानी जी ने बताया, दे आर अंडर ए ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ चेंज। तो उन्हें नए तरह के सिपाही चाहिए। तो उस तरह की अगर ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो हमारे यूथ जो है आर्म फोर्सेज में नहीं आ पाएंगे। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि हमारा जो पैटर्न है रिक्रूटमेंट का, जो रिऑर्गेनाइजेशन का, उसके कारण जो है ये जो है एम्प्लॉयमेंट की क्षमता जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की वो कम हो जाएगी। तो हमें स्किल डेवलपमेंट और मेरे ख्याल से फोकस करना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। आखिर में संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो है पूरा विश्व, हमारा देश, ये एक बहुत बड़े बदलाव में चल रहा है। देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ फ्लक्स एंड चेंज, और इसका उल्लेख किया गया है कि हमें इस चेंज के लिए जो है, वैसे तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और चेंज तो हमेशा ही रहा है, बट अभी जो है ये चेंज जो है बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और ये जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सारी चेंजेस एक साथ चल रही हैं। और इसके लिए अगर हम एज अ कंट्री प्रिपेयर नहीं रहे तो मुश्किल होगी। यही चीज़ एप्लीकेबल है हमारी स्टेट के लिए कि हमें जो है इस चेंज के लिए रहना पड़ेगा। हम जो है इस समय जो है हमारी 75 ईयर्स हो गए हैं नेशन के 2022 में, और अभी जो है जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक अमृत काल में एंटर कर रहे हैं, और हम जो है 2047 तक जो है विकसित कंट्री बनना चाहते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ विजन शुड बी देयर, विच शुड बी अलाइन। हमारी स्टेट का भी ऐसा नहीं है कि स्टेट में कोई विजन स्टेटमेंट नहीं है। पहले विजन स्टेटमेंट 2030 तक के लिए बनाया गया था। अभी भी एक बात हुई थी कि डिकेड के लिए विजन बनाया जाए, बट मेरे ख्याल से ये ज़रूरी होगा, क्योंकि आजकल नीति आयोग एक ऐसे विजन स्टेटमेंट के लिए काम कर रही है 2047 के लिए, ये 100 साल में हमारा क्या स्वरूप होना चाहिए देश का। तो हमारी स्टेट को भी उसी हिसाब से और उसी हिसाब से अलाइन करना चाहिए उस विजन के लिए। ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं जो अपना वक्तव्य जो है यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और थैंक यू वेरी मच।